नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग लगभग 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण हैं। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो प्रश्न लिए गए हैं 20 वह क्या क्या प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ बहुलक z बराबर 3m - 2x बार यह सूत्र पूछा गया है और यह ऑप्शन सी में दिया गया है। इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर सी है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी शक्ति की कोटि को सूत्र में मापा जाता है। तो एकाधिकारी शक्ति की कोटि को सूत्र में मापने का जो तरीका है प्राइस माइनस मार्जिनल कास्ट अपॉन प्राइस या कीमत, यह सूत्र है। एकाधिकारी शक्ति की मापने का सूत्र है जो एपी लर्नर द्वारा दिया गया है। सी ए आंसर सही है 2 नंबर प्रश्न में। अगला 3 नंबर प्रश्न है, एकाधिकारी शक्ति का मापन किया जा सकता है कीमत तथा औसत लागत के अंतर के द्वारा, कीमत तथा सीमांत लागत के अंतर के द्वारा, लाभ तथा लागत के अंतर के द्वारा, आगम तथा लागत के अंतर के द्वारा। तो एकाधिकारी शक्ति की माप जो है हम लोग अभी देखे हैं कीमत तथा मार्जिनल कास्ट, सीमांत लागत के अंतर के द्वारा की जा रही है माइनस मार्जिनल कास्ट, यह दिया है। तो यह सही आंसर जो है बी में हो जाएगा। 3 का सही आंसर बी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, एक उपभोक्ता संतुलन में तब कहा जाता है जब वह अधिकतम प्राप्त करता है सुविधा, लाभ, ए तथा बी दोनों, संतुष्टि। तो एक उपभोक्ता संतुलन में तब कहा जाता है जब वह अधिकतम प्राप्त करता है संतुष्टि। तो संतुष्टि डी ऑप्शन में दिया गया है, डी सही है। अगला, एक तटस्थता वक्र पर विभिन्न संयोग दर्शाते हैं अधिकतम संतुष्टि को, समान संतुष्टि को, ऊपरी बिंदु पर अधिक संतुष्टि को, ऊपरी बिंदु पर कम संतुष्टि को। तो एक तटस्थता वक्र पर विभिन्न जो संयोग हैं वह समान संतुष्टि की बात करते हैं। तटस्थता वक्र की परिभाषा में ही बताया गया है 2 या 2 से अधिक बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जिसके प्रत्येक बिंदु पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है उसे तटस्थता वक्र कहा जाता है। तटस्थता वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का उन्नतोदर होता है जो अक्षों को स्पर्श नहीं करता है। तो इस प्रकार से समान संतुष्टि की बात तटस्थता वक्र में की गई है जो बी ऑप्शन में दिया गया है। 2 पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं की आड़ी लोच क्या होगी। तो जो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न होती हैं उनकी आड़ी लोच जो है वह अनंत होती है। इसके अलावा पूरक वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है। स्वतंत्र वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच जो है वह 0 होती है और स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच जो है वह धनात्मक होती है। तो यह आड़ी लोच की प्रमुख बातें थी जो एग्जाम में किसी न किसी रूप में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, थियोरी ऑफ वैल्यू पुस्तक के लेखक रॉबर्ट ट्रिफिन है, मार्शल, कीन्स, रॉबिन्सन। तो थ्योरी ऑफ वैल्यू पुस्तक के लेखक जो हैं वह रॉबर्ट ट्रिफिन है। 7 का सही आंसर ए है। इलास्टिसिटी वाई ज़्यादा है 0 से तो वस्तु होगी घटिया वस्तु, सामान्य वस्तु, विलासिता वस्तु कोई नहीं। तो ऐसी वस्तु को घटिया वस्तु कहा जाता है, ए आंसर सही है। घटकों के ह्रासमान प्रतिफल का नियम प्रासंगिक है बाजार अवधि में, दीर्घ अवधि में, लघु अवधि में, इनमें से कोई नहीं। तो ह्रासमान
प्रतिफल का नियम जो है वह लघु अवधि या अल्पकाल में प्रासंगिक है। 9 का सही आंसर सी है। अगला 10 नंबर, वह अर्थशास्त्री जिसने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था। वह अर्थशास्त्री जिसने कीमत निर्धारण में समय तत्व को सम्मिलित किया था। पिगू ने, रॉबिन्सन ने, रिकार्डो ने, कोई नहीं। तो कीमत निर्धारण में समय तत्व को शामिल करने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल हैं, और मार्शल ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो कोई नहीं हो जाएगा। 10 का सही आंसर डी है। अगला 11 नंबर प्रश्न, मांग का नियम आधारित है एक गुणात्मक कथन पर, परिमाणात्मक कथन पर, या कह सकते हैं ए तथा बी दोनों पर, या ना तो ए और ना ही बी पर, किसी पर नहीं। तो मांग का नियम और मांग की लोच दो अलग अलग अवधारणाएं हैं, जिसमें से मांग का नियम जो है वह गुणात्मक कथन पर आधारित अवधारणा है, जबकि मांग की लोच परिमाणात्मक कथन पर आधारित धारणा है। तो इस प्रकार से यह कथन जो है, मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है जो वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा के बीच संबंध बताता है, जबकि मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन है जो वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की बात करता है। अर्थात परिमाणात्मक कथन परिमाणात्मक या परिमाण की बात मात्रा को बताता है कि कितनी कीमत बढ़ने या घटने पर कितनी मात्रा की मांग घटेगी या बढ़ेगी, इस बारे में मांग का कथन मांग की लोच बताता है। अगला प्रश्न है, मांग का नियम कहलाता है कीमत वृद्धि में मांग बढ़ती है। मांग का नियम कहता है कीमत वृद्धि से मांग बढ़ती है, पूर्ति में वृद्धि से मांग बढ़ती है, मांग वृद्धि से कीमत बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो मांग का नियम जो है वह कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध बताता है, जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। कीमत तथा मांगी गई मात्रा के बीच संबंध बताने वाले आरेख को मांग का आरेख या मांग वक्र कहते हैं, जो बताता है कि वस्तु की कीमत अगर ज़्यादा है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग कम करेगा, अगर कीमत कम है तो उपभोक्ता वस्तु की मांग अधिक करेगा। अर्थात मांग वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। इसकी सर्वप्रथम व्याख्या प्रोफेसर मार्शल द्वारा की गई थी। तो यह कहीं इस 12 नंबर क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में बताया नहीं गया है, तो इसमें डी सही आंसर है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, मांग की धारणा में किसका महत्व है? समय का, स्थान का, कीमत का, उपरोक्त सभी का। तो मांग की धारणा में समय और स्थान तथा कीमत सबका महत्व है, तो सही आंसर 13 का डी है। अगला 14 नंबर प्रश्न है, मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा। तो मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र होगा। बाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, दाईं तरफ विस्थापित जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, नीचे की तरफ ढाल, ऊपर की तरफ ढाल। तो मांग के नियम के अनुसार एक वस्तु के लिए मांग वक्र जो है वह नीचे की तरफ ढाल लिए हुए अर्थात ऋणात्मक ढाल का होता है। अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं यह बात, जो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। और अगर अपवाद स्वरूप मांग वक्र की बात की जाए तो वह बाएं से दाएं ऊपर उठता हुआ ऋणात्मक ढाल का होता है। तो सही आंसर जो है 14 नंबर प्रश्न का सी है। अगला 15 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः मांग वक्र का ढाल होता है। तो मांग वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए बाएं से दाएं ऊपर की ओर, नहीं, ये गलत है। एक्स अक्ष के समांतर भी नहीं होगा। बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ, तो बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ ये सही है। 15 नंबर प्रश्न में सही आंसर सी है। अगला 16 नंबर प्रश्न है, यह मांग को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। संपत्ति, तो संपत्ति मांग को प्रभावित करती है। वस्तु की लागत
इसके अलावा व्यक्ति की आय भी मांग को प्रभावित करती है और वस्तु की कीमत तो प्रभावित करती है। तो वस्तु की लागत जो है मांग को प्रभावित नहीं करती है प्रत्यक्ष रूप से। तो 16 का सही आंसर बी है। अगला 17 नंबर प्रश्न है, एक वस्तु की मात्रा जो एक ग्राहक एक बाजार में एक विशेष मूल्य पर एक विशेष समय में खरीदता है वह कहलाती है, तो उसको मांग कहा जाता है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अगला 18 नंबर प्रश्न है, यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, श्रेष्ठ वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। बी है। 18 का सही आंसर बी है। 19, गिफिन वस्तु वह है जिसकी मांग कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है, कीमत में वृद्धि के साथ कम होती है, कीमत में कोई भी परिवर्तन होने पर यथावत रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो गिफिन वस्तु वह है जिसकी मांग कीमत में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ए आंसर सही। अन्य वस्तु की कीमत बढ़ने पर गिफिन वस्तु की मांग जो है वह बढ़ती है। अगला 20 नंबर प्रश्न है, किसी वस्तु की मांग व्यक्त करती है। तो किसी वस्तु की मांग वस्तु की आवश्यकता को बताती है, वस्तु की इच्छा को बताती है, किसी निर्दिष्ट समय अवधि के दौरान निर्दिष्ट मूल्य पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को बताती है। 20 का सही आंसर सी है। 21 नंबर प्रश्न है, गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? आवश्यक वस्तुएं होती हैं, निम्न श्रेणी की वस्तुएं होती हैं, सामान्य वस्तु होती हैं और निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी होती हैं। तो गिफिन वस्तु जो है वह निम्न श्रेणी की विशेष वस्तु होती हैं। तो 21 का सही आंसर डी है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र है धनात्मक ढाल लिए हुए, क्षैतिज ढाल लिए हुए, ऋणात्मक ढाल वाला होगा, उदाग्र ढाल वाला होगा। तो गिफिन वस्तु के लिए एंजल वक्र जो है वह ऋणात्मक ढाल वाला होगा। 22 का सही आंसर सी है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने मांग टॉपिक से 22 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी जो टीचिंग एग्ज़ाम होने हैं उन समस्त एग्ज़ामों में महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से 1 या 2 प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने के चांस रहेंगे। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर करें।